हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है, वेलकम। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ। विद्युत धारा के अंतर्गत ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या है, इसके ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं, प्रतिरोध क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ओम्स लॉ ये जो है सन 1828 की बात है। जर्मन के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। यानी उसने कुछ इस तरह से जो है एक चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होनी है, और विद्युत धारा कब प्रवाहित होगा, जब उसके विभव में अंतर होगा। तो यहाँ से एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक एमीटर जो कि धारा को क्या कर रही है, प्रवाहित कर रही है और उसको नाप रही है। और यहाँ पे एक बैटरी यानी सेल लगा हुआ है, और इस सेल के द्वारा जो है आपको इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये एमीटर जो है ये श्रेणी क्रम में लगा होता है, ये धारा की माप को बताता है। ये वोल्ट मीटर यानी चालक के एक्रॉस चालक के सिरों पर के विभव में अंतर यानी विभवांतर को ज्ञात करता है। तो ओम्स के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जैसे ताप है और उसके बाद यांत्रिक विकृति है, ये सभी चीज़ अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उसमें जो बहने वाली जो धारा है वो चालक के सिरे के बीच के विभव के अंतर यानी विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और यदि किसी चालक के विभव में अंतर यानी विभवांतर जो है भी है और उससे धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, भी समानुपाती आई। यानी भी समानुपाती आई, भी को जितना बढ़ाया जाए आई उतना ही बढ़ जाएगा, भी को जितना कम किया जाए आई उतना ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये समानुपाती चिन्ह को हटाया गया तो भी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर आई। आर क्या है, आर एक समानुपाती यानी अनुपातिक नियतांक है, क्योंकि आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा भी अपॉन आई, यानी भी और आई के अनुपात के बराबर होता है ये आर। और इसी आर को हम लोग कहते हैं उस चालक का प्रतिरोध। अब ये जो प्रतिरोध है आर, ये भी और आई पर निर्भर नहीं करता है। इसका जो मान होता है वो चालक की प्रकृति पे यानी उसके नेचर पर, चालक की लंबाई पे और चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पे। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया कि कोई चालक है, ये कैसा चालक है, तो ये बेलनाकार आकार का चालक है और इस पर से लंबवत इसको काटा जाए तो कुछ गोल इस तरह का क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसी को कहते हैं हम अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। यानी क्या चीज पे निर्भर करता है, ये प्रतिरोध जो है वो चालक की प्रकृति पे यानी उसके नेचर पे निर्भर करता है। दूसरा क्या चीज पे, इसकी लंबाई पे। और तीसरा क्या चीज पे, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। और क्या चीज पे, ये भौतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, जैसे ताप पे, जैसे यांत्रिक विकृति आदि पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू भी अपॉन आई। आर यानी प्रतिरोध, भी यानी विभवांतर और आई यानी विद्युत धारा। यदि आई और भी के बीच में ग्राफ खींचा जाए, यानी कि ये आई और भी के बीच में ये भी है और ये आई है और इसके बीच में ग्राफ खींचा जाए, तो इससे प्राप्त होने वाला जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होगा। और वो कहाँ से जाती है, ओरिजिन से होके जाती है, मूल बिंदु से होके जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर भी जीरो हो, भी यानी विभव में अंतर, विभवांतर जीरो हो, तो धारा भी नहीं बहती है, धारा का मान भी शून्य हो जाता है। तो भी जब शून्य तो आई भी शून्य, यानी भी यानी विभवांतर शून्य, तो उससे चालक से क्या होती है, धारा का प्रवाह नहीं होती है। तो ये जो है एक सरल रेखा रूप में प्राप्त होता है। भी और आई के द्वारा जो प्राप्त जो ग्राफ है वो ओरिजिन से होकर गुजरता है। अब ओम्स लॉ की सीमाएं क्या है, सीमाएं यानी लिमिटेशंस, किस लिमिटेशंस तक या, तो यहाँ पर जो है कि ओम के नियम जो है, चालक का ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी ताप में बदलाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब भी हम विद्युत धारा का कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमें जो पठन और पाठन लेना रहता है, उसमें जो रीडिंग लेना रहता है, सिर्फ उसी समय हम क्या करते हैं, उस सर्किट से, उस परिपथ से धारा प्रवाहित करते हैं।
और उसके बाद पठन लेने के बाद फिर से उसे ऑफ कर देते हैं। कारण इसका यही है कि अगर उस परिपथ में ज्यादा देर तक धारा बहेगी तो क्या हो जाएगा, उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं और जितने भी वायर हैं सभी क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने पर ये ओम्स का लॉ फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए ओम के नियम की जो शर्तें हैं, जो लिमिटेशन है, उसमें पहला ये है कि वो चालक के जो ताप है वो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। दूसरा आपको क्या होना चाहिए कि चालक में विकृति नहीं उत्पन्न होना चाहिए, यानी चालक के शेप साइज में किसी भी प्रकार का विकृति नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से दो लिमिटेशन है इसके। और ओम के नियम जो है वो केवल धात्विक चालक के लिए ही सत्य है। धात्विक चालक है तब उस ओम के नियम जो है उसके लिए सत्य है। अब यहां पर जैसे हमने ये ग्राफ मेरा प्लॉट हो चुका है और ये ग्राफ प्लॉट हो गया है, तो दो बिंदु हम ले और दो बिंदु पर उसके सापेक्ष भी, और अब यहां से यहां तक में जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन और ये परिवर्तन, ये परिवर्तन दिखा रहा है कि भी में परिवर्तन है, और ये परिवर्तन जो दिखा रहा है वो आई में परिवर्तन है, यानी डेल आई और डेल भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि R इज इक्वल टू डेल भी अपॉन डेल आई। तो इससे क्या है कि यानी कि विभवांतर में परिवर्तन बटा धारा में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, ये R कहते हैं। ये R यानी उस चालक का प्रतिरोध। अब प्रतिरोध यानी कि हम जान ही गए हैं कि जैसे हम किसी चालक के सिरे पे विभवांतर लगाया जाता है तो क्या होता है, इसमें विद्युत धारा बहने लगती है। लेकिन विद्युत धारा, ये चालक जो है उस विद्युत धारा के प्रवाह को रोकती है, रुकावट डालती है। और ये रुकावट डालती कौन है, तो मार्ग में कौन रुकावट डालता है, तो विद्युत धारा के मार्ग में कौन रुकावट डालता है, चालक। तो इसे जो चालक डालता है उसे कहते हैं चालक का प्रतिरोध। और उस चालक को क्या कहते हैं, क्योंकि वो चालक प्रतिरोध का काम कर रही है, रोकने का काम कर रही है, इसलिए उस चालक को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोधक। ठीक है, प्रतिरोधक। अब जब यहां पर हम कोई चालक है और कोई चालक में जब हम, जैसे ये चालक है आपका, ये चालक है, और इस चालक में जब हम इसके क्या करते हैं, इसके सिरे पर विभवांतर उत्पन्न कर देते हैं, तो क्या होता है, जब विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो यहां पर हमारे इस चालक के अंदर जो होता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यहां पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुके हैं, और यहां पर क्या होता है कि इस चालक के अंदर में बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इसके अंदर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ऋणात्मक आवेशित होते हैं। और वो कुछ इस तरह से एक बल लगता है, आकर्षण बल, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आकर्षण बल लगता है। और इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। पॉजिटिव से निगेटिव, किसी भी जैसे धन आवेश है तो इससे जो है बल रेखाएं निकलती है और अनंत की ओर जाती है, यानी माइनस की ओर जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये विद्युत क्षेत्र लगा किसके कारण, इस बाहर के एक बैटरी के कारण, इस बाहर के एक सेल के कारण। इस सेल के द्वारा इस चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और उसके विपरीत दिशा में एक बल लगा, जिसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणुओं से निकलकर बनते हैं, परमाणुओं से निकलकर बने हुए। और जिस परमाणु से निकलकर बने हैं वो इलेक्ट्रॉन, वहां वो परमाणु जो है वो परमाणु क्या हो जाता है, घनायन हो जाता है, क्योंकि उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो निकलने के बाद ये घनायन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। तो जो घनायन होते हैं उस घनायन से ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस घनायन से क्या होते हैं, टकराते हैं। और टकराने पे क्या होता है, टकरा करके इसकी जो है बार बार टक्कर करते रहते हैं, किससे, घनायन से। और ये घनायन से जब टक्कर करते रहते हैं तो क्या होता है कि टक्कर करने के पश्चात इसमें जो वेग होता है, जो तीव्र गति से वेग करते हैं, वो तीव्र गति से वेग न होकर के अब ये धीरे धीरे एक निश्चित और औसत वेग से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। और उसी वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस चीज को मैं बहुत विस्तार से हम अपने फर्स्ट चैप्टर में बता चुके हैं, तो आप वहां भी जाकर के उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो यानी कि वो जो निश्चित औसत वेग से
निश्चित औसत वेग से ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ते हैं। होता ये है कि यहां से इलेक्ट्रॉन चले और चलने के बाद ये किसी घनायन से टकरा गए, फिर घनायन से टकरा के फिर दूसरे तरफ डायरेक्शन में आ गए, फिर दूसरे तरफ चले, फिर वहां किसी घनायन से टकरा गए। इस तरह से ये बार बार टकराते भी हैं और टकरा के थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। इनको यहां बुलाया जा रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, ये दौड़ के जा रहा है और ये दौड़ते हुए जा रहा है और ये बार बार टकरा रहा है। तो इस तरह से ये अपने आप को टकराता भी है और थोड़ा आगे भी बढ़ता है, टकराता भी है और थोड़ा आगे भी बढ़ता है। तो दोनों क्रियाएं हो रही है यहां पर, यानी कि इस निश्चित और जो है औसत वेग से जो ये आगे बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में उसकी गति जो होती है, उसकी एनर्जी जो होती है वो अवरुद्ध होती है। तो चालक के द्वारा यही जो बाधा उत्पन्न हो गई, तो इसी को हम लोग कहते हैं उस चालक का प्रतिरोध। इस चालक का प्रतिरोध यानी प्रतिरोध क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, टकराते किससे हैं, घनायन से टकराते हैं, बार बार टकराते रहते हैं और आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। और यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है और विद्युत धारा का प्रवाह इस तरह से होता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और एक घनायन के द्वारा जो टकराते हैं वही प्रतिरोध का कार्य करता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि विभवांतर R इज इक्वल टू कितना होता है, V/I, और V/I तो यहाँ पर ये आपको, अगर आपको यूनिट बताई जाए तो ये कारण क्या था, ये कारण था प्रतिरोध का कारण, प्रतिरोध। तो अब जो है हम R के बारे में चलते हैं, प्रतिरोध पढ़ चुके हैं, तो R के बारे में क्या हो गया, V/I ये हमने पढ़ चुका है। V यानी विभवांतर और इसको हम लोग कहते हैं वोल्ट, और इसको कहते हैं एम्पियर, इसको नापते हैं एम्पियर से, ठीक है। तो वोल्ट बटा एम्पियर, और इसको वोल्ट बटा एम्पियर न कहकर इसको हमारे जो वैज्ञानिक ओम्स थे, साइमन ओम्स, उनके नाम पर इसका जो नाम दिया गया, इसको दिया गया ओम, और इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से दिया गया ओम का। तो यहाँ पर जो है, अगर किसी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट का अगर विभवांतर उत्पन्न किया जाए और उससे 1 एम्पियर की अगर धारा बहती है, तो वो जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम के बराबर होगा, तो इस प्रकार से 1 ओम की परिभाषा भी दी गई कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, ये हमारे परिभाषा दी गई। अब हम चलते हैं, हमारे जो है इसके डायमेंशनल फार्मूला क्या होंगे, इसके बारे में पढ़ लें। तो हम पढ़ते हैं, आपको ये देखें, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, विभवांतर, यानी विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर बटा धारा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे पहले मैं बताया था कि विभवांतर क्या होती है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को उस दोनों बिंदु का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी विद्युत क्षेत्र इतने हैं और इस क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एकांक आवेश को जितना काम करना पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं विभवांतर। तो विभवांतर बराबर हम इसको कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं, कार्य बटा आवेश। विभवांतर बराबर कार्य बटा, यानी कार्य बटा आवेश, आवेश और नीचे में हो गया धारा, और कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, कार्य बटा आवेश गुने धारा। अब आप लोगों ने 11th में पढ़ चुके होंगे कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। यानी हमने जो फोर्स लगाया और इसमें कितनी विस्थापन हुई, इन्हीं के मल्टीपल, यानी गुने को क्या कहते हैं, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार से दूरी कही जाए, और बटा आवेश। आवेश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आवेश के बारे में हम लोग पढ़े थे कि आवेश बराबर होता है आपको धारा गुने समय, क्योंकि धारा बराबर हमने पढ़ा था, धारा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो Q बटा T, और IT इज इक्वल टू Q, यानी आवेश बराबर धारा गुने समय, और ये एक और धारा है, ये धारा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये बल। अब बल क्या होता है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से हमने पढ़ा था, बल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ma। फोर्स यानी फोर्स यानी बल बराबर क्या पढ़ा था, द्रव्यमान गुने त्वरण।
तो ये बल को क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण और गुणे विस्थापन बटा धारा और धारा का स्क्वायर गुणे समय। अगर हम इसको थोड़ा सा ये करें, अब द्रव्यमान यानी कि क्या हो गया, m, द्रव्यमान यानी कि m, mLT में हम चेंज करना है, mLT में यानी बीमीय सूत्र में, तो द्रव्यमान का हो गया m। और त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर का l लेंथ गुने l और पर सेकेंड स्क्वायर, यानी पर सेकेंड स्क्वायर बटा l बटा, ऐसा लिख सकते हैं l बटा t-2, या ऐसा लिख सकते हैं सॉरी l टी स्क्वायर, l अपॉन टी स्क्वायर, या LT-2। तो यहाँ पर क्योंकि ये जब नीचे से जब ऊपर गया, ये बटा का मतलब नीचे l बटा टी स्क्वायर, और इसको LT-2 भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखें तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं LT-2, और त्वरण और विस्थापन यानी कि दूरी यानी कि लेंथ यानी कि l, और बटा में हो जाएगा आपको धारा यानी एम्पियर यानी a स्क्वायर, और इनटू समय यानी t। अब आप देखें यहाँ पर mLT, तो देखें यहाँ पे क्या आ गया, m तो अकेला है, m आ चुका है, l यहाँ पे देखें 2 बार आ चुका है, तो l स्क्वायर हो गया, और t देखें तो t-2 है, और एक t अगर और ऊपर जाएगा तो t-1 और t-2 यानी t-3 आ गया। और a को हम a स्क्वायर है, इसको जब हम ऊपर करेंगे तो a पर पावर -2, ये हमारा क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। और ये बीमीय सूत्र किसका हो गया, प्रतिरोध का, क्योंकि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा, विभवांतर यानी कार्य बटा आवेश बटा धारा, और कार्य बटा आवेश धारा, और कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। और इस प्रकार से हमने जो है आपका इसका बीमीय सूत्र भी निकाल लिया हूँ। और इसके बाद अब हम चलते हैं कि प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध धारा के प्रवाह को रोकता है, रुकावट डालता है। ठीक है, तो ये प्रतिरोध जो है किसी चालक का प्रतिरोध क्या क्या चीज़ पे निर्भर करता है, तो पहला ये निर्भर करता है निर्भरता। तो ये पहला जो है प्रतिरोध का निर्भरता यानी R का निर्भरता। ठीक है, तो पहला जो है ये चालक के पदार्थ पे करता है, यानी पदार्थ पे करता है। ठीक है, अब पदार्थ का मतलब क्या हो गया, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये रोकने वाला कौन था, ये रोकने वाला जो था यहाँ पर ये घनायन था। और घनायन कौन था, घनायन जो था कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, और इलेक्ट्रॉन निकल के वो निगेटिवली चार्ज हो गए, और जो बचा परमाणु वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि ये पदार्थ पे निर्भर करते हैं, यानी इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करते हैं। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के ये क्या होते हैं, R जो होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं n, उसके वो द्वित कर्मानुपाती होते हैं, उसके वे क्या होते हैं, द्वित कर्मानुपाती। अब द्वित कर्मानुपाती होने से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी इसकी संख्या बहुत हो, यानी ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत हो, तो बहुत यानी बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा, उल्टा समानुपाती है, तो ये R क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। R क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर एकांक आयतन में अधिक हो तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो आपको चांदी है, उस चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो चांदी में सबसे अधिक होने के कारण क्या होता है कि चांदी की जो प्रतिरोध है वो सबसे कम होता है, और इसलिए उसे क्या कहा जाता है, उसे अच्छा सुचालक कहा जाता है, अच्छा सुचालक कहा जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम चले कि किस चीज पे निर्भर करता है, तो देखो क्या होगा, लंबाई पे निर्भर। अब लंबाई पे कैसे निर्भर करता है इसके बारे में पढ़ें। तो लंबाई, अब देखिए जैसे ये चालक था, इस चालक की जितनी अधिक हम लंबाई कर देंगे उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराएगा, और जितना अधिक टकराएगा उतना ही क्या होता है, उतना ही उसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। प्रतिरोध क्या कर रहा है, रोकने का काम। तो जितना ज़्यादा टकराएगा, मान लीजिए कि ये गली है और गली लंबी कर दी जाए, तो उसकी जो अगर आपको चलने के लिए कहा है तो आप बहुत सारे लोगों से टकराएंगे। छोटी गली है कम टकराएंगे, ज़्यादा लंबी गली है ज़्यादा टकराएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R जो है वो समानुपाती होता है L के।
आर जो है वो समानुपाती होता है एल के। और तीसरी बात कि क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। तीसरी बात ये किया जाए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर ये क्या होता है, अनुप्रस्थ अगर इस गली की लंबाई चौड़ाई जो है बढ़ा दी जाए यानी तार को मोटा कर दिया जाए, तो इसमें क्या होगा कि इसके क्षेत्रफल बढ़ने से क्या हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल के बढ़ने से जो ये टक्करों की संख्या है वो कम हो जाएगी। अब फैल के चलेगा आदमी, आराम से चलेगा, ज़्यादा टक्कर नहीं होगा, तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी प्रतिरोध कम होने का मतलब ये है कि अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का ये क्या होता है, द्वितकर्मानुपाती होता है, यानी R समानुपाती 1/A। ए क्या हो गया, द्वितकर्मानुपाती आर का होता है। ए यानी उस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल कितना होता है, ये तार की त्रिज्या मान लीजिए, ये तार बेलनाकार है, ये तो ऐसा गोला दिखेगा, तो इसके आर पाई आर स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो उसके ये होता है, ठीक है। और उसके बाद ताप के ऊपर अगर ताप बढ़ा दिया जाए, यानी चालक जो है और उसके चालक के ताप पे निर्भर करता है, चौथा जो है ताप पे निर्भर करता है। तो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर पर किस प्रकार से निर्भर करता है, यानी कि जो ताप बढ़ाने से क्या होगा, उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत तेजी से टक्कर होंगे, बहुत तेजी से टक्कर करेंगे, और बहुत तेजी से जब टक्कर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, और जितनी टक्करों की संख्या बढ़ेगी उतना ही क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये R जो होता है वो समानुपाती होता है T के, यानी टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ कहा गया था कि जब भी इसके लिमिटेशंस में कहा गया था कि ये कम समय के लिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, अगर अधिक समय तक प्रवाहित करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद वो फिर क्या हो जाएगा, वो उसके ओम्स लॉ का नियम का पालन नहीं कर पाएगा। अब हम चलते हैं, एक तार है, एक तार है, और उस तार को हमने क्या किया है, उस तार को हमने उसको खींचा है, और खींच करके उसकी लंबाई को क्या कर दिया, दुगनी कर दिया है। यानी पहले इतना बड़ा था, अब जो है उसके पतला हो गया और लंबा हो गया। तो इस तार को खींचने में उसकी लंबाई में क्या फर्क पड़ी, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा, या आयतन में क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में सोचे हम। तो मान लो कि प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, L, अब अंतिम लंबाई कितनी हो गई, L/2L, लंबाई दुगनी कर दी गई है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो पहले कितना था, A, पहले कितना था A, अब कितना हो गया, A/2। अब ये कैसे हम कह सकते हैं भाई, ये हम बात कैसे कह सकते हैं कि उसकी लंबाई दुगना कर दिया तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो गया, ये हम कह नहीं सकते हैं। तो आप देखें इसका, अभी तो हम जो ये वॉल्यूम था, जो ये आयतन था, वही आयतन इसका भी होगा। क्यों, क्योंकि हमने तो केवल खींच के उसके आकार को परिवर्तन किया है, हमने न तो उसमें कुछ जोड़ा है न तो उसमें से कुछ निकाला है। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, दोनों का आयतन समान होना चाहिए। और चूंकि ये बेलन है तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब तार के शेप में लेंगे तो ये लंबाई का काम कर रहा है। अब कहेंगे कि आप बेलन, यही था बेलन, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये बेलन है, और इसका अगर आपने आयतन निकाला होगा तो निकाला होगा πr²h। अब यहाँ πr² क्या है जरा देख लें, πr² यानी πr² तो एक वृत्त का होता है, और वृत्त यानी जो बेलन है उसका आधार और उसका टॉप कैसा होगा, वृत्ताकार। तो ये है आपको πr²। R क्या है, इसकी त्रिज्या है, R क्या है, इसकी त्रिज्या है, और यहां पर जो ऊंचाई है ये है, ऊंचाई है ये है। अब आपको हमने यहां क्या कहा, इसको कहा A और H यानी यहां बेलन में H हम ले रहे हैं, वहां पे क्या लेंगे, लंबाई। ठीक है, आगे बात सुनिए। अगर आयतन दोनों बार में सेम है, पहले में भी और बाद में भी, तो ये हो गया। अगर हमने क्या किया कि हमने L को दुगना कर दिया, L को दुगना कर दिया 2L, तो इसका मतलब कि AL आने के लिए A को कितना होना पड़ेगा, आधा, तभी तो ये कटेगा और कट के बचेगा AL पहले के अनुसार, क्योंकि ये पहले का आयतन और बाद का आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ उसके आकृति में परिवर्तन हुआ है, लंबाई दुगनी हुई है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो चुका है। क्लियर हो गया, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुका है। तो अब मैं देखता हूं आगे, तो आप बेलन का आयतन कहा जाए या तार की आयतन कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और गुणे लंबाई।
और बेलन के केस में तो आधार की त्रिज्या, आधार का क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। ऊंचाई यहां पर तार में हो गया तो लंबाई के रूप में चला गया। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल वो हो गया आपको आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर क्या हो गया कि हमने पढ़ा है कि आर समानुपाती एल, आर समानुपाती एल, और हमने पढ़ा है आर द्वितकर्मानुपाती 1/a, ये इसके होता है। तो इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा, आर समानुपाती L/a। तो ये प्रारंभिक अवस्था में थे। अब अंतिम अवस्था की बात की जाए, इस अवस्था की बात की तो अब आर डैश जो हो जाएगा वो L कितना हो गया, L कितना हो गया 2 हो गया, और 2L, और A कितना हो गया, A हो गया हमारा, A हो गया A/2, और ये क्या हो जाएगा आर डैश समानुपाती 2L, और 2 जा ऊपर में चला गया ये बटा A, यानी 4LA। अब ये देखिए L/A तो वो कितना था, वो तो पुराना था, तो पुराने की अपेक्षा अब जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स पुराने की तुलना में। यानी हमने लंबाई दुगनी की, यानी लंबाई दुगना किया, और अब जो नए तार का प्रतिरोध होगा वो पुराने तार के प्रतिरोध के 4 गुना। यानी प्रतिरोध अगर बढ़ाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसको घींच करके लंबा कर देंगे, और लंबा करेंगे ऑटोमेटिक पतला हो जाएगा, और तब हमारा जो प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। अगर हम लंबाई को दुगनी कर दें तो उसका प्रतिरोध जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। तो कभी कभी ये सवाल पूछे जाते हैं कि तार की लंबाई अगर दुगनी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तार की लंबाई अगर दुगनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध जो होगा पुराने प्रतिरोध के 4 टाइम्स होगा। उसी प्रकार से अब देखें कि अगर कोई तार है, और तार है, ठीक है ना, ये तार हमारा है, और इस तार को हमने क्या किया है, इस तार को मोड़ के ये तार था और इस तार को हमने मोड़ दिया, और मोड़ने पर क्या हो गया, देखिए पहले L था, तो अब जो मोड़ दिया, अब वो तार जो है वो मोटा बन गया है, और लंबाई उसकी क्या हो गई L/2, और जो मोटाई पहले A थी अब यहाँ पे क्या हो जाएगी 2A। यानी अब क्या किया गया है कि उसकी लंबाई आधी कर दी गई है। तो यहाँ पे लंबाई दुगनी तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आधा, यहाँ पे लंबाई आधा तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दुगना। और इस स्थिति में हम फिर से देखें तो क्या हो जाएगा, उसी इक्वेशन से चलें तो R किसके समानुपाती है, L/A, और R डैश जब उसको मोड़ दिया गया है, यानी कि लंबाई को आधा कर दिया गया है, तब क्या हो जाएगा, तब वो समानुपाती हो जाएगा। L की जगह क्या लिखेंगे, L/2, और A की जगह क्या लिखेंगे, A की जगह लिखेंगे 2A, और इस प्रकार से R डैश समानुपाती हो जाएगा, R डैश समानुपाती हो जाएगा L/4, ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 2 4 A, और R डैश इज इक्वल टू R/4। ये R कौन सा है, ये R प्रारंभिक, R प्रारंभिक। तो इस प्रकार से जब उसको हम मोड़ के आधी लंबाई का कर देते हैं, तो आधी लंबाई का करने पर जो हमारा प्रतिरोध होगा वो पुराने प्रतिरोध का चौथाई हो जाएगा, वो पुराने प्रतिरोध का चौथाई हो जाएगा। यानी यहां पर प्रतिरोध मोटा तार हुआ, प्रतिरोध कम हो गया। यानी अगर मान लो कि पहले 100 ओम का था तो अब हो जाएगा 25 ओम का। क्लियर। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि ये टॉपिक विद्युत धारा का आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा, और इस प्रकार से हम जो है इसको जो है कैलकुलेट करते हैं। और इसके ओम्स लॉ के अगर सत्यापन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है हम जो है यहाँ पे की लगाया, और की लगाने के बाद हम लोग टेबल बना लेते हैं। पहला क्रमांक, दूसरा I, तीसरा V, और चौथा क्या किया हमने, R = V/I निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो यहाँ पर हम लोग जो है इस बैटरी को बढ़ाते जाते हैं, तो बैटरी को बढ़ाने से क्या होगा, I बढ़ेगा तो V में भी अंतर होगा। तो एक बार में हमने इसका आंसर निकाला, इन दोनों को फिर ये कैलकुलेट करके R निकाल लिया। इसी प्रकार से फिर हमने यहाँ सेलों की संख्या बदल दिया, तो ये पार्ट बदल जाएगा। फिर इसका भी I और V का जो मान निकाला, और निकालने के बाद इसको भी हमने R = V/I निकाल लिया। तो इस प्रकार से फिर इसमें एक सेल की और संख्या बढ़ा दी। इस प्रकार से तीसरे बार फिर I और V का मान यहाँ से निकाला। और हर बार जब भी हम बदलते हैं तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से की को हटा देते हैं। की को हटाने का मतलब है विद्युत धारा के प्रवाह को बंद करना। अगर वो बहुत देर तक बहता रहेगा तो इस तार में क्या हो जाएगा, विकृति उत्पन्न हो सकती है।
ओम्स के नियम को पालन नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से तीसरे बार भी निकाला और तीसरे बार भी V = V/I निकाला, तीनों बार निकाल लिया। अब तीनों मान को हमने जोड़ दिया, प्लस कर दिया और प्लस करके हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, माध्य और यानी औसत R। तो ये हो गया। अब इसको जो जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो एक तो हमारा जो भी चीज़ है ये देखें, इधर जो भी लगाएंगे पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर जो भी लगाएंगे नेगेटिव। तो एक तो इसका जो है सब कनेक्शन सही ढंग से होना चाहिए, पॉजिटिव सेल की तरह सब पॉजिटिव और नेगेटिव सेल की तरह सब चीज़ नेगेटिव। ठीक है, सभी जो स्क्रू होने चाहिए वो अच्छे से कसे होने चाहिए, यानी जितने भी कनेक्टिंग वायर है वो सभी अच्छे तरह से टाइट होने चाहिए। लंबे समय तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं करने चाहिए। ये सब इसकी कुछ सावधानियाँ हैं जो प्रैक्टिकल करते समय हम लोग निकालते हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ ये ओम्स लॉ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर इसे अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास के बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन मिल सके। मैं 11th-12th फिजिक्स को टीच करता हूँ और 6th to 10th मैथ्स को टीच करता हूँ। तो आप अपने अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में स्प्रेड कीजिए। स्प्रेड जितना आप करेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और उतना ही मोटिवेट होकर के मैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से मैं आपके सामने फिर से आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।